Good morning all of you. I am from पूजा महाविद्यालय। हम पढ़ रहे हैं कंपलसरी इंग्लिश BA एंड BSc फर्स्ट ईयर वाले। ठीक है बच्चे, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, जैसा कि हम इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू का ये चैप्टर है अपना कंपलसरी इंग्लिश का, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से एक स्पीच में जब 1947 14 अगस्त को इवनिंग में भारत आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट एक दिन पहले एक स्पीच दी गई थी। स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच इवनिंग टाइम में अपने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए ये स्पीच दी थी। तो इस स्पीच में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी एक जो प्लानिंग बनाई थी, किस तरीके से उन्होंने तकलीफ़ें देखी थी और कैसे कैसे उन्होंने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया था, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने इस स्पीच में वर्णन किया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने पढ़ा, तो ये ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, डेस्टिनी मीन्स होता है अपना गंतव्य स्थान, मतलब कि अपना जो लास्ट जहाँ पे हमें पहुँचना होता है। हम किसी भी चीज़ की एक डेस्टिनी होती है। हम हमारी लाइफ में जब कुछ कर रहे होते हैं तो एक डेस्टिनी डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक पढ़ना है, मतलब कि एक जो आपका अंतिम जो कॉर्नर होता है, अंतिम जो पॉइंट होता है, उसको एक तरीके से डेस्टिनी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जो डेस्टिनी है वो है फ्रीडम। ठीक है, भारत को आज़ाद करवाना उनकी डेस्टिनी थी, उनका फ्रीडम का लास्ट जो पॉइंट था वो था भारत को आज़ाद करवाना। ठीक है, और ट्राइस्ट मीन्स होता है, ट्राइस्ट मीन्स जैसे हम एक गुप्त सभा करते हैं। गुप्त सभा मीन्स कि जैसे कुछ लोग इकट्ठे होके छिप के अपनी एक प्लानिंग बनाते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो हमने यहाँ तक प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके अंदर जैसे फिर से मैं एक बार हल्का हल्का आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आपको लर्न रहे। ठीक है, तो लॉन्ग ईयर एगो वी मेड ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, कि बहुत समय पहले हम सब लोगों ने मिलके एक डेस्टिनी, फ्रीडम प्राप्त करने के लिए एक गुप्त सभा का निर्माण किया। एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, और अब वो वक्त आ गया है जब हमने उस चीज़ को अपनी लाइफ में हासिल कर लिया है। यहाँ पे किस चीज़ को हासिल कर लिया है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो लक्ष्य था उनका, उस चीज़ को उन्होंने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। एंड द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट होवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया वाज अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम एंड मोमेंट्स कम विच कम्स बट रियरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप ओवर फ्रॉम the old to the new, when the age and when the soul of a nation long suppressed find utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of the dedication to the service of India and her people and to the still large cause of humanity। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब हम पुराने चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, पुरानी जो दास्ता, जो अंग्रेज़ों की दास्ता से जो हम जूझ रहे थे, उन चीज़ों को हम ख़त्म करके आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि लास्ट में यहाँ पे हम आए थे, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें फ्रीडम प्राप्त होती है या हमें कोई पावर प्राप्त होती है तो उसके साथ साथ हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सामने आती है, हमारे ऊपर कर्तव्य भी कुछ वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि हम सिर्फ आज़ाद हो गए हैं यही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। आज़ाद होने के साथ साथ में कुछ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत को चलाने की, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके के कानून बनाने हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। तो ये कहा जा रहा है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। आज हम इस सभा के अंदर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन कर्तव्यों को आज हम वहन करेंगे। आज हम मतलब प्रतिज्ञा करेंगे कि हम उन कर्तव्यों को आगे कंटिन्यू ठीक से भारत में अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो नाइदर वे लेस द पार्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर डेट बेकॉन्स अस नाउस। अब क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब हमारे फ्यूचर का निर्माण करने का सही वक्त आ चुका है। ठीक है, सही वक्त, अब हमारे फ्यूचर के निर्माण करने का सही वक्त आ चुका है।
तो द फ्यूचर इज नॉट ऑफ एज ऑफ रेस्टिंग, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, बट ऑफ इंसेंट सर्विंग सो डैट वी मे फुलफिल द प्लेज वी हैव सो ऑफन टेकन एंड द वन वी सेल टेक टूडे। तो क्या कहा जा रहा है कि द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ एस ऑफ रेस्टिंग। अब जो हमारा फ्यूचर है, अब जो हम फ्यूचर बनाने जा रहे हैं अपना, वो क्या है, अब आराम करने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि अब हम उन सभी अपने जो हमारे जो लक्ष्य थे, हमने जो प्लानिंग करी थी, हमने जो भारत का एक निर्माण करने की जो सोची थी, अब हम उन सभी को फुलफ़िल करने वाले हैं, उन सभी को अब हम पूर्ण रूप से भरने वाले हैं। एंड वन वी सेल टेक टूडे, और उनमें से आज हम कुछ अपने कर्तव्य जो है वो आज हम उठाने जा रहे हैं, मतलब कि आज हमारे कुछ कर्तव्य जो है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब वो प्रधानमंत्री चुने गए तो उन्होंने अपने देश को संबोधित किया। आगे क्या है, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। तो क्या कहा जा रहा है, अब भारत की सेवा करना उन सभी मिलियंस, हज़ारों लोगों की सेवा करना है जो आज तक सफ़र कर रहे थे, जो आज तक पीड़ित थे, जिन्होंने आज तक तकलीफ़ें देखी, जिन्होंने आज तक दास्ता में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सही है। तो अब हम सर्विस किसके लिए, हम इंडिया के लिए सर्विस। इंडिया मीन्स क्या है कि भारत के सभी नागरिक, ठीक है, भारत के सभी नागरिकों की सेवा करने का अब हमारा वक्त आ चुका है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या है, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब गरीबी का अंत होने वाला है। एंड इग्नोरेंस, अछूतपन जो पहले चला करता था, मतलब कि ये नीची जात के हैं, इनको टच नहीं करना है, लोअर कास्ट है, पहले जो जाति के नाम पे भेदभाव हुआ करता था, उन चीज़ों का ख़त्म करने का अब वक्त आ गया है। एंड पॉवर्टी एंड डिजीज़, पॉवर्टी गरीबी और डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ, गरीबी और बीमारियाँ। एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, और इक्वलिटी, इक्वल, सभी को इनइक्वलिटी जो है, सभी के लिए इक्वल मीन्स होता है समान होना, इनइक्वलिटी मीन्स होता है असमान अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जाती है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि अपर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती थी, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स होता है अवसर, कोई काम को करने का अवसर। तो भारत आज़ाद होने के बाद में ये सब चीज़ें भारत से ख़त्म हो गई। जब आज़ादी से पहले का जो भारत था उसमें क्या होता था, राजा महाराजा होते थे या फिर ब्रिटिश लोगों के जो टच में हुआ करते थे, उनको ही अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती थी, उनको ही ज़्यादा सम्मानित किया जाता था, या फिर उनको किसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको मौका दिया जाता था। जो अदर कास्ट थी, जो लो कास्ट थी, उनको क्या हुआ करता था, उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हम गरीबी का, अछूतपन का और बीमारियां और जो अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वलिटी जो है उनका अब हम अंत कर पाएंगे, अब उनका अंत होने वाला है। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tears from every eyes। अब क्या कह रहे हैं, जो अब एम्बिशंस जो है, हमारे लक्ष्य जो है, हमारे एम जो है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन वाइप एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आइज। आज तक जिन आँखों से आंसू निकले हैं, प्रत्येक व्यक्ति के उन आंसुओं को मिटाने का अब वक्त आ चुका है। अब वो ग्रेटेस्ट मैन, मतलब उनको अब अवसर मिलना, जनरेशन जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको जनरेट करने का अब वक्त आ चुका है। जो पुराने जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, जो उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, जो दर्द उन्होंने सहा है, उनका अंत करने का अब वक्त आ चुका है। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long
सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तो क्या कह रहे हैं कि अभी हमारा जो कार्य है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमें उन आंसुओं को और उन तकलीफ़ों को जो सहा है उनको मिटाने की, अभी जो लंबे समय से सहते आ रहे थे, जो लंबे समय से पीड़ित थे भारत के नागरिक, उन चीज़ों को अभी ख़त्म हमने किया है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तो अभी हमारा वर्क जो है, हमारा कार्य जो है ख़त्म अभी नहीं हुआ है। आगे है कि एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क, एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड। अब हमें क्या है, अब हमें एक बहुत ही मेहनत करनी है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना है, टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स। तो हम इस वजह से कि हम हमारे जो सपन हैं, जो हमने सपने देखे हैं, हम उनको पूरा कर पाए। उनको पूरा करने के लिए अब हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ही ज़्यादा हमें हार्ड वर्किंग करनी है, ताकि हम एक सुनहरे भारत का निर्माण कर पाएँ, एक सुनहरे राष्ट्र का निर्माण कर पाए। जो सपने हमने देखे हैं भारत के राष्ट्र में, वो सपने हम पूरे अब कर पाएँ। दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया, वो सपने कौन से हैं, भारत के हैं, वो सपने भारत को प्रोग्रेसिव बनाने के हैं, वो सपने भारत को आगे बढ़ाने के हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करने के हैं वो सपने। बट दे आर आल्सो फॉर द वर्ल्ड, लेकिन वो क्या है, थोड़े मतलब हमें सिर्फ भारत को ही नहीं, हमें पूरे विश्व को साथ में आगे डेवलपमेंट करना है, हमें पूरे विश्व का आगे बढ़ाना है। फॉर ऑल द नेशंस एंड पीपल्स आर टू क्लोजली किन्ड टुगेदर टुडे फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमेजिन दैट इट कैन लिव अपार्ट। बोल रहे हैं कि सारे पूरे विश्व के लोगों को हमें एक साथ मिलाना है, हमें भाईचारे का एक निर्माण करना है, हमें सभी लोगों को अपने साथ लेके चलना है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि इस तरीके से हम एक राष्ट्र का निर्माण ना करके एक विश्व का निर्माण करना है, और जिसमें सभी लोग आपस में क्लोज हो पाएँ, सभी लोग आपस में बाउंड हो पाएँ, एक साथ जुड़ पाएँ, और उनको जोड़ के ही हमें आगे हमारे राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। पीस इज सेड टू बी इंडिविजुअल, सो इज फ्रीडम। पीस इज सेड टू बी इंडिविजुअल, बोलते हैं शांति जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए, और इसलिए आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। सो इज प्रॉस्पेरिटी नाउ, इसलिए आज हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ क्या है, आज़ादी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, आज़ादी। एंड आल्सो इज डिजास्टर इज इन दिस वन वर्ल्ड, और हमारे लिए क्या है, एक तरीके से वन वर्ल्ड बनाना है, पूरा विश्व एक बनाना है, इस तरीके का हमें राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। इन दिस वन वर्ल्ड दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक तरीके से फ्रैगमेंट्स, जिस तरीके से एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें हमें आपस में जुड़ पाएँ, और पूरे विश्व में एक सुगंधित खुशबू की तरह हम सब लोग आपस में मिलके, भाईचारे की तरह मिलके फैल पाएँ। आगे है टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव वी आर। आज तो हमें क्या कह रहे हैं, आज हमें रिप्रेजेंट करना है उन व्यक्तियों को, भारत के उन नागरिकों को जो हम लोगों के आज तक साथ थे। वी मेक अपील टू जॉइन अस विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, इट इज़ द ग्रेट एडवेंचर। वो क्या बोले, वी मेक अपील, मतलब मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मैं अभी सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी को आपस में मिलके हमें क्या करना है, एक विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, एक ऐसी जनरी जो एक यात्रा पे जाना है जो भारत को एक सुनहरा भारत बना पाए। दिस इज नो टाइम फॉर प्रिटी एंड डिस्ट्रैक्शंस कैरिकलिज्म, ठीक है, नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर। क्या कह रहे हैं कि अब वो वक्त नहीं रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर लाछन लगा पाएँ या एक दूसरे को ब्लेम कर पाएँ किसी भी वजह से कि तुमने ये किया, या एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर पाएँ, आलोचना कर पाएँ। अब हम उन चीज़ों को ख़त्म करनी है, और वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंसन ऑफ फ्री इंडिया, और हमें एक
ऐसे भारत का निर्माण करना, एक आज़ाद भारत का निर्माण करना, वेयर ऑल हर चिल्ड्रंस में डिवेल, जहाँ पे सभी बच्चे हमारे भारत के नागरिक खुशी से अपनी जीवन जी पाएँ और खुशी से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया अच्छे से कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में, जब वो उन्होंने 1947 14 अगस्त को जब इवनिंग में भारत का झंडा फहराया जाएगा, 15 अगस्त को जब भारत का झंडा फहराया जाना था, उसके जस्ट एक दिन पहले इवनिंग में उन्होंने ये अपना एक स्पीच दी थी। इस स्पीच में उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को संबोधित किया था। भारत के सभी नागरिकों को संबोधित करके उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से भारत का निर्माण करना है, एक नए भारत को बढ़ाना है। बीमारियां जो आज तक चली आ रही हैं, रूढ़िवादी नीतियां, अंधविश्वास, ये सब जो चले आ रहे हैं, उन सबको नष्ट करके हमें सबको एकजुट होकर एक अच्छे विश्व का निर्माण करना है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ये चैप्टर, आपके इस चैप्टर में उन्होंने अपनी ये स्पीच दी है। अब आप लोगों को ये चैप्टर तो समझ आ गया होगा जहाँ तक। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसके नोट्स और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो अभी हम साथ में इसके क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ये नोट्स बताती हूँ। इन नोट्स का आपको इधर जो होता है, ये इधर इसका मीनिंग होता है। ठीक है, और इन्हीं मीनिंग से ये चैप्टर के नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, इनको आपको फिल करना होता है, भरना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्राइस्ट मीन्स होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मीन्स कि आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी को ले रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि ट्राइस्ट मीन्स एक सभा बनाई थी, तो सभा के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया था, कुछ लोगों को उसके अंदर लिया गया था साथ में। तो साथ में लेना मीन्स अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, आगे है आपका रिडीम। रिडीम का मीन्स होता है फुलफिल, मीन्स कि भर जाना, पूरी तरीके से उसको भरना। भरने का जो वर्ड होता है उसको रिडीम वर्ड कहा जाता है। और प्लेज मीन्स वोव, मीन्स कि वोव मीन्स होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत गर्व के साथ या बहुत ही मतलब एक प्रतिष्ठा के साथ हम अपनी चीज़ को कर रहे होते हैं, किसी काम को हम कर रहे होते हैं। क्विस्ट मीन्स होता है सर्च करना, किसी चीज़ को ढूंढते हैं हम, किसी चीज़ की हमें ढूंढने के लिए हम किसी चीज़ को, जैसे हमें किसी चीज़ की लालसा होती है तो हम ढूंढते हैं, तो उसके लिए क्विस्ट वर्ड यूज में लिया जाता है। ग्रैंड्योर मीन्स होता है स्प्लेंडर। एंड्योर मीन्स होता है टू सफ़र समथिंग अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट इन ए पेशेंट वे ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मीन्स कि कुछ लंबे समय तक कोई भी, जैसे एक पेशेंट, एक बीमार आदमी होता है तो किसी बीमारी से लंबे समय तक लड़ रहा होता है या किसी लंबे समय तक किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा होता है, पीड़ित होता है, तो उस चीज़ के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो एंड्योर्ड होता है। बेकॉन्स मीन्स होता है बैकॉन वन, शमोन्स। ठीक है, कंसेंट मीन्स होता है कंसेंट। इनसेंस्ट मीन्स होता है कंसेंट। आइसोलेट मीन्स होता है सेपरेटेड। सेपरेटेड मीन्स कि अलग अलग करना। ठीक है, इस तरीके के आपके कुछ वर्ड हैं जो आपको सामने दिए गए हैं। आप इनके हिंदी मीनिंग जो है आप डिक्शनरी में देख के भी सामने आप इसका, आपको खुद को डिक्शनरी देखनी है और डिक्शनरी में आपको देख के इनके सामने लिखना है। मैंने सिर्फ अर्थ समझाया है और डिक्शनरी में देख के आपको इसको लिखना है आगे। ठीक है, आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन द इटैलिक्स इन द नोट्स। जो इटैलिक्स वर्ड जो आपको दिए गए हैं ऊपर, उनसे आपको अपने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपको फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there are 9 sentences and there are 9 italic words. Okay, and now you fill this sentence from this italic words. आपको अब इन सेंटेंस को किन से वर्ड से फिल करना है, इनका अर्थ समझते हुए आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपका कौन सा अर्थ यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, ये आपको खुद को करना है, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी लेकिन मैं आपको फील करके नहीं बताऊंगी। और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करने हैं, बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद को करने हैं। नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उनको करवाऊंगी फिर बाद में। तो फर्स्ट क्या है, कल्पना चावला। कल्पना चावला का नाम आपने सबने सुना होगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, भारतीय महिला थी। ठीक है, कल्पना चावलाज विथ स्पेस
ऑन बोर्ड द शटल कोलंबिया प्रोवोड टू बी द फैटल। कोलंबिया में जब वो उनको एक सब मतलब कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया कि स्पेस में जाने के लिए कौन कौन लोग मतलब होने चाहिए, तो वहाँ पे कल्पना चावला को भी उन्होंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट किया तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो मैं एक आपको ये भर के बता रही हूँ कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? TMENT, अपॉइंटमेंट। क्या है कि कल्पना चावलाज अपॉइंटमेंट विथ स्पेस, स्पेस में जाने के लिए कल्पना चावला का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन होना ऑन बोर्ड द शटल कोलंबिया पोवर टू बी फैटल। कोलंबिया की तरफ से कल्पना चावला को वहाँ पे स्पेस में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया गया, अपॉइंट किया गया उनके लिए। ठीक है, आगे क्या है? दे विल देयर डिबेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दे विल, वो लोग काफ़ी समय से, मतलब देयर डिबेट्स, उनके जो भाषण, जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय से जो उनकी चली आ रही थी, वो उन्होंने ख़त्म करी। किस तरीके से? फुलफ़िल करके, उन्होंने फुलफ़िल करके उस अपनी डिबेट्स को उन्होंने ख़त्म करी। ठीक है, आगे है प्लेज द डिबेट रिफ्यूज टू द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। ठीक है, द रिबल्स रिफ्यूज टू द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, तो इसमें आएगा प्लेज। आपको यहाँ पे बनना है नथिंग विल स्टॉप देम इन देयर फॉर ट्रूथ। क्वेस्ट मीन्स सर्च। जब तक आप अपना जो आपको सच है वो हासिल नहीं हो जाता, जब तक आप अपना रिसर्च नहीं कर लेते, सत्य की आप खोज नहीं कर सकते, जब तक आप सत्य को हासिल नहीं कर लेते, जब तक सत्य को खोज नहीं लेते, आपको कुछ भी स्टॉप नहीं करना। नथिंग विल स्टॉप, आपका कुछ भी रुकने वाला नहीं है। द ग्रैंडर ऑफ द ताज इज बियॉन्ड कंपेरिजन। ठीक है, क्या है? द ग्रैंडर स्प्लेंडर ऑफ द ताज इज बियॉन्ड कंपेरिजन। ठीक है, ही एंड्योर्ड मंथ ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर मीन्स है कि काफ़ी समय से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपको ये पूरे डिटेल से इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अगर मैं करवा दूँगी तो आप यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं, आपके पास करने को कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ ये इनका समझा रही हूँ कि आपको कौन से वर्ड कहाँ पे यूज में लेने। टॉर्चर मीन्स होता है किसी को टॉर्चर करना, पीड़ित करना, मतलब दुख पहुँचाना। ठीक है, बिफोर ही वॉज सेट फ्री, वो जब तक फ्री नहीं हो जाता है तब तक उसको टॉर्चर किया जाता है। काफ़ी समय से टॉर्चर करना मीन्स क्या होता है? एंड्योर। ठीक है, फॉर सफ़र समथिंग अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट इन ए पेशेंट वे ओवर ए लॉन्ग पीरियड, तो इंड्योर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ENDURED, इंड्योर्ड, ही इंड्योर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे ये वाले वर्ड यूज़ करने, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि इनका जो अर्थ है और आपको वर्ड ये वाले यूज़ करने हैं इधर। ठीक है, द मास्टर द सर्वेंट टू फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या है? बेकॉन्ड, द मास्टर बेकॉन्स द सर्वेंट टू फैच ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इन जुलाई इंसेंट्स रेन्स फ्लडेड द स्ट्रीट ऑफ कनकरबाग में जो है कंसेंट्स मीन्स होता है भर जाना। जुलाई के महीने में जो फ्लड है, नदी, बारिश से नदियाँ जो है बढ़कर क्या होती है? सड़क पे आ जाती है। नदियाँ जो हैं वो फिल होके सड़क के ऊपर आ जाती है। सम हर्मिट्स मीन्स होता है साधु, लिव एन आइसोलेटेड लाइफ, अपनी जो लाइफ है वो आइसोलेटेड करते हैं। ठीक है, आइसोलेट, अभी एक वर्ड आपने सुना होगा, ये वर्ड काफ़ी चल रहा है, आइसोलेट करना। तो जैसे कि कोरोना, अभी आपके जो एक बीमारी चल रही है, डिजीज़ चल रही है कोरोना नाम की, ठीक है, उसमें ये आइसोलेटेड वर्ड काफ़ी बार आया है कि आप अपने आप को आइसोलेटेड कर लो। जब भी
आइसोलेटेड मीन्स होता है कि जैसे किसी को आपने सुना होगा कि कोरोना है तो उन्होंने कहा कि आइसोलेट है। आइसोलेट मीन्स होता है अलग होना, सेपरेट होना, किसी से भी अलग हो जाना और अलग रहना, उसके लिए वर्ड होता है आइसोलेट। तो सम हर्मिट्स, कुछ साधु जो है, लिव एन आइसोलेटेड लाइफ, अपनी ज़िंदगी क्या है सभी लोगों से अलग करके एकांत में अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों में आपको समझ में आया, ये वर्ड्स आपको भरने हैं। आगे आपके क्वेश्चन आंसर मैं समझा दे रही हूँ, करना आपको ये। When was the Tryst with Destiny made? मैं आपको बता रही हूँ वो करने हैं। पहला आपको करना है कि जो Tryst with Destiny है वो कब बनी और कब बनाई, तो आपको पता है 14 अगस्त 1947 एंड what was it, और ये किसके ऊपर थी, तो अबाउट फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ ये। व्हाट इज़ द सोलमेंट मूवमेंट, व्हाट इज़ द वो टेकन इन दिस मूवमेंट। ठीक है, ये आप छोड़ देना इसमें। तीसरा करना है व्हाट आर इंडियन सक्सेस एंड फेलियर्स, व्हाट गेव अर स्ट्रेंथ। भारत के जो नागरिक थे उनकी मतलब सक्सेस और फेलियर क्या थे, वो किस तरीके से मतलब सक्सेस पाते हैं और उनके वो किस तरीके से असंभव मतलब असफल होते हैं, तो वो आपको लिखना है। उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी ताकत क्या थी, उनकी ताकत थी एकजुटता, एक होना उनका। ठीक है, वो उनकी ताकत थी। What is the achievement to which Nehru is referring to? नेहरू जी ने कौन कौन से अचीवमेंट्स थे जो भारतीय को जनताओं को उन्होंने बताए, तो उन्होंने बताए थे कि जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल करे हैं, जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अछूतपन जो है उनको ख़त्म करना है, तो वो सब उनके अचीवमेंट्स थे। ठीक है, तो ये आप 4 नंबर आपको करना है। What did we endure before freedom? What are the challenge to be faced after freedom has been gained? फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त होने के बाद में कौन कौन से चैलेंज थे उनके सामने जो उनको अभी आगे उनको करने थे। वो चैलेंज थे नए नियम बनाना, नए कानून बनाना है, और जो लोगों में जो भारत का एक राष्ट्र का निर्माण करना है, एक विश्व को एक रूप में लेके चलना है, तो इस तरीके के कुछ चैलेंज थे वो उनको फुल करने थे। ठीक है, तो 5 नंबर आप कर लेना। 7 नंबर आपको करना है व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सर्विस क्या है। सर्विस वही है कि हम हमारी क्षमता है, हम जो भी चीज़ें हम लगा रहे हैं इसमें भारत को निर्माण करने में, तो पीपल के लिए हम करें, वो ही हमारी सर्विस है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा था द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र, ये है। ठीक है, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड द इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी एंड डिजास्टर एंड इक्वलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, द सर्विस ऑफ इंडिया वाला यहाँ से यहाँ तक है। कितने नंबर का है ये आपका? 7 नंबर में। तो आपको 7 नंबर में यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, What can be split into isolate fragments why? ठीक है, किस तरीके से ये आपने यहाँ पे देखा कि आइसोलेट फ्रेगमेंट्स, तो ये है पीस इज। ठीक है, यहाँ से आपको करोगे पीस इज सेड टू बी इंडिविजुअल, सो इट इज फ्रीडम, सो इट इज प्रॉस्पेरिटी नाउ एंड आल्सो इज डिजास्टर इन दिस वन वर्ल्ड दैट कैन नो लॉन्गर टू स्प्लिट इन आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, 8 नंबर का आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, What does Nehru mean by the we have to build a noble mission? तो एक नोबल मिशन क्या करना है? We have to build the noble mission of free India where all her children may be dwell। एक इस तरीके का हमें क्या बनाना है, ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, जहाँ पे भारत के बच्चे अच्छे से खुल के अपनी ज़िंदगी जी पाएँ और अपने फ्रीडम से जी पाएँ। ठीक है, 9 नंबर में ये हो गया। व्हाट आर द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय पंडित नेहरू इन, ये मैं आप लोगों को फ़ोटो करके कॉपी में मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो आप लोगों को समझ में आया 14 अगस्त 1947 अबाउट फ्रीडम। व्हाट इज़ द सोलमेंट मूवमेंट, ये छोड़ देना, 2 नंबर 3 नंबर छोड़ देना, 4 5 कर लेना, 7 8 9 कर लेना। ठीक है, ये आपको करने हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से।
और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर करके सेंड कर दूँगी, ताकि आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से कर पाओ। और हमने गांधी जी वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, ये वाला, शायद आपने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे अभी तक आपके किसी के आए नहीं हैं, तो आप मेरे को इसको सेंड करना है। इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर। जो बड़ा नैरेट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को खुद अपने वर्ड्स में करके बता दूंगी। लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको आपको नहीं करना है, वो मैं खुद आप लोगों को करके बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको समझने में दिक्कत है, सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कहीं पे भी चैप्टर के कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, या कोई वर्ड या कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर या पर्सनली कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारा, आप लोगों को पता होगा, विजन 2020। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है विजन फॉर 2020, ठीक है। आप लोगों का ऑलमोस्ट कोर्स काफ़ी कुछ हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार कोर्स दिखा रही हूँ कि आपकी ये वाली पोएम हो चुकी है, नाइट ट्रेन एट ड्योली हो चुकी है, बर्थ ऑफ खादी ये हो गया है आपका, इधर आप देख रहे हैं, ये मैंने आज करवा दिया, ये हमारा बाकी है, एंड ये तीनों यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये चैप्टर होने के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा, एंड आपको मैं बता रही हूँ कि ये आपके वर्ड स्ट्रेस नहीं है, ये नहीं है आपका, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है आपका। एलिमेंट्स ऑफ कॉज की बजाय एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस है आपके कोर्स में। मॉडल है, टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंस है, मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर आपने पढ़ी हुई है वैसे पहले, लेकिन आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगी मैं। और फोनेटिक सिंबल्स हैं, एंड इनके अलावा यहाँ पे आपके 5 वर्ड ट्रांसलेट है हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। 5 सेंटेंस है जो आपको हिंदी से, वो आपको सेल्फ करने हैं, उसको आपको हिंदी से इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको कुछ भी पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ट्रांसलेशन है, वर्ड का ट्रांसलेशन आपको करना है हिंदी में, और इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया, और मैं भी आपकी क्लास अभी फिनिश कर रही हूँ।